दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। इस वीडियो में कंप्यूटर सेक्शन का सेट 3 देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी दी गई रेंज में संख्यात्मक मान वाली सेल्स की संख्या काउंट करने के लिए आप किस फंक्शन का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट फंक्शन का आपको यूज करना पड़ेगा। बाकी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पे। सम जो फंक्शन है उसका यूज जो है किसी रेंज में सभी नंबर को ऐड करने के लिए किया जाता है। एवरेज फंक्शन का जो यूज है एवरेज निकालने के लिए, और मैक्स फंक्शन का यूज लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। मैक्स जो फंक्शन है इसके बारे में हमने पिछले सेट में भी पढ़ाया है आपको। यहाँ पे काउंट का फार्मूला कैसे यूज किया करना है सभी चीज़ें हमने टेक्स्ट में यहाँ पे नोट कर दिया है। आप इसे पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ हम जो है प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। और ये यहाँ पे काउंट का फार्मूला है इज इक्वल टू काउंट A1 थ्रू A10, ये फार्मूला होता है अगर A1 और से लेकर A10 रेंज में आपको फार्मूला लगाना है तो। और यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये जो सेल्स का नाम दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, कौन सा निम्नलिखित में कौन सा MS वर्ड में एक वैलिड फॉन्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है। मतलब कौन सा फॉन्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प इसमें से नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा टाइटल केस होगा, बिकॉज अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू जो है फॉन्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प है, लेकिन टाइटल केस फॉन्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है। फॉन्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट को डिजाइन करना और अपने हिसाब से उसको सजाना। यहाँ पे देखिए स्ट्राइक थ्रू जो ये ऑप्शन है ऐसा कुछ होता है, अगर स्ट्राइक थ्रू यूज कीजिएगा तो टेक्स्ट के बीच में आपको ये एक लाइन ड्रॉ होकर मिल जाएगा, तो ये होता है स्ट्राइक थ्रू। बात कीजिए सुपर स्क्रिप्ट, तो सुपर स्क्रिप्ट ये फार्मूला वगैरह में यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर 10 के नीचे आपको 2 लगाना है तो ये भी सुपर स्क्रिप्ट फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर ऊपर ये 2 लगाना है तो यूज कर सकते हैं इसको फार्मूला में, या फिर रासायनिक समीकरण में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कीजिए अंडरलाइन की, तो टेक्स्ट को अंडरलाइन कर लेना, नीचे एक लाइन ड्रॉ हो जाता है जैसे कि ये हुआ है, तो ये अंडरलाइन होता है। और टाइटल केस जो है वो किसी सेंटेंस में अगर वर्ड के पहला लेटर को कैपिटल करना है यानी बड़े अक्षर में लिखना है तो टाइटल केस ऑप्शन का यूज किया जाता है, लेकिन ये जो है फॉन्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है। यहाँ पे टाइटल केस इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट में एक वैध स्लाइड लेआउट का विकल्प नहीं है। मतलब कि वैलिड स्लाइड लेआउट का विकल्प नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंडस्केप हो जाएगा, क्योंकि टाइटल स्लाइड, कंपैरिजन स्लाइड और ब्लैंक जो है ये स्लाइड लेआउट का विकल्प है, लेकिन लैंडस्केप जो है एक तरह का मोड होता है। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट वो साइज को डिफाइन करता है, ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। ये तीनों जो है स्लाइड लेआउट का विकल्प है। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये टाइटल स्लाइड का यूज आपको किसी स्लाइड में टाइटल और सब टाइटल को लिखने के लिए यूज किया जाता है। ये फर्स्ट स्लाइड में जनरली यूज होता है। कंपैरिजन जो है किसी 2 स्लाइड में जो इन्फॉर्मेशन है अगर उनको कंपेयर करना है, तुलना करना है आपको, तो कंपैरिजन स्लाइड का आप यूज करेंगे। जो ब्लैंक ऑप्शन है इसको यूज किया जाता है स्लाइड को बिल्कुल ब्लैंक करने के लिए, ताकि आप अपने हिसाब से उस पर मैटर डिजाइन या फिर ड्रॉ कर पाएँ। जो लैंडस्केप है ये एक प्रकार का ओरिएंटेशन है, इसलिए स्लाइड लेआउट का नहीं है ऑप्शन। आंसर लैंडस्केप हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, MS एक्सेल में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है आगे के सेल में एक श्रृंखला या पैटर्न को ऑटो फिल करने के लिए। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, Ctrl+R। यानी जिस सेल में आप प्रेजेंट टाइम में रहते हैं अगर, और उससे पहले जो भी आपने वर्क किया है उस सेल में, अगर नेक्स्ट सेल में वही वर्क करना है तो आपको ये सजेशन प्रोवाइड कराता है और आगे जो है सेम डाटा को ऑटो फिल करके दे देता है, या फिर सेम फार्मूला जो है लगाकर प्रोवाइड करा देता है। इसका जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+R होता है ऑटो फिल का। और यहाँ पे बाकी जो है Ctrl+C कॉपी का शॉर्टकट की है, X कट का, V पेस्ट का, और Ctrl+R के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए तो MS वर्ड में पाठ के पंक्तियों के बीच के अंतर को समायोजित करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइन स्पेसिंग होगा। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के बारे में देख लीजिए। ये वर्टिकल स्पेस को जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के थ्रू। जैसे कि ये 2 लाइन है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर कम या अधिक करना है आपको तो लाइन स्पेसिंग के थ्रू कर सकते हैं। ये हुआ वर्टिकल स्पेस
दो लाइनों के बीच में एडजस्ट करने का तरीका लाइन स्पेसिंग। बात किया जाए लाइन ब्रेक की, तो ये जो है बिना नया पैराग्राफ स्टार्ट किए अगर लाइन आपको चेंज करना है तो लाइन ब्रेक का यूज कीजिएगा, और पैराग्राफ ब्रेक जो है न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए पैराग्राफ ब्रेक का ऑप्शन यूज किया जाता है। और आइडेंटिफिकेशन जो है फर्स्ट लाइन और उसके लेफ्ट मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन जो ऑप्शन है उसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए तो डोमेन नेम सर्वर जो होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर जो होते हैं, उनका प्राइमरीली यूज क्या है, प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम है इनका। देखिए यहाँ पे जैसे कि डोमेन नेम जैसे पता है आपको .com .in जो होते हैं, ये जो डोमेन नेम ये ऐसे एक एग्जांपल बताया गया है www.example.com। इसको आप आईपी एड्रेस जो डिजिट वाला फॉर्मेट होता है आईपी एड्रेस का, ये आपको इसमें अगर कन्वर्ट करना है तो आप किसके थ्रू होता है, डीएनएस सर्वर के थ्रू होता है। इनका काम ही है इसको ट्रांसलेट करना। तो सिंपल आप याद रखिए कि डीएनएस सर्वर का काम है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में ट्रांसलेट करना। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण OSI मॉडल के डाटा लिंक लेयर में काम करता है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्विच हो जाएगा। जो स्विचेज होता है वो OSI मॉडल के डाटा लिंक लेयर में काम करता है। यहाँ पे जो स्विचेज होते हैं आप पहले ये देख लीजिए, फिर आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को। नेटवर्क स्विचेज इनको बोलते हैं और ये अलग अलग पोर्ट्स के होते हैं, जैसे कि 5 पोर्ट्स, 24 पोर्ट्स और 48 पोर्ट्स में पाए जाते हैं, और ये स्विचेज होते हैं। यहाँ पे OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और ये एक प्रकार का कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जिसमें 7 लेयर होता है टोटल, और सभी लेयर का अलग जो है फंक्शन और स्पेसिफिकेशन होता है। 7 लेयर की बात किया जाए तो फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। और ये जो 7 लेयर होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। बात कीजिए राउटर की किस लेयर में कनेक्ट होता है, तो ये लेयर 3 को ऑपरेट करता है जिसको नेटवर्क लेयर बोला गया है। और जो स्विच का काम है वो जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ये डाटा लिंक लेयर को ऑपरेट करता है, डाटा लिंक लेयर में ऑपरेट होता है, और ये लेयर 2 में लगता है। लेयर 2 जो है डाटा लिंक लेयर है। और जो हब होते हैं वो एक प्रकार का स्विच टाइप का ही वो डिवाइस होते हैं। हब वो फिजिकल लेयर में जो है ऑपरेट होते हैं, और ये लेयर 1 है फिजिकल लेयर जो हमने अभी बताया आपको पिछले स्लाइड में। और जो फायरवॉल होते हैं वो नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क करते हैं। और नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है 3rd या 4th लेयर है, जो कि हमने आपको दिखाया है, यहाँ पे देख सकते हैं 3rd और 4th लेयर है। बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कौन सा नेटवर्किंग उपकरण एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क को एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में फैलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राउटर हो जाएगा। राउटर का यूज किया जाता है। राउटर ऐसा कुछ दिखता है, पिछले वीडियोज में भी राउटर से क्वेश्चन था जो हमने आपको दिखाया था। यहाँ पे हब्स की बात किया जाए, जो पिछले क्वेश्चन में ये ऑप्शन में था, हब यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस होता है, ये एक सिंगल लाइन को कनेक्ट करने का काम करता है हब। बात किया जाए मॉडेम्स की, तो ये इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। और किसी एग्जाम में मॉडेम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉडेम दिखाया गया है, अलग अलग टाइप के मॉडेम्स होते हैं, तो ये देख सकते हैं। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 9 की, तो असुरक्षित नेटवर्क पर नेटवर्क संसाधनों के सुरक्षित रिमोट एक्सेस के लिए आमतौर पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। यानी अनसिक्योर नेटवर्क को सिक्योरली विजिट करने के लिए, सिक्योरली उस पर काम करने के लिए कौन सा नेटवर्क आमतौर पे यूज किया जाता है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योर सेल जो प्रोटोकॉल होते हैं उनका यूज किया जाता है। इनको शॉर्ट में SSH बोला जाता है। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। HTTP के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और SNMP जो होते हैं ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होते हैं। बात किया जाए SSH की, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योर सेल नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं ये। और ये अनसिक्योर नेटवर्क पर आप सिक्योरली जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचार करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये रिमोट कंप्यूटर तक पहुंचने और उन्हें प्रबंधित करने का एक लोकप्रिय माध्यम है या फिर तरीका है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात किया जाए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का प्राथमिक यूज क्या है, प्राइमरली यूज क्या है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू प्रोवाइड सिक्योर रिमोट एक्सेस टू अ प्राइवेट नेटवर्क, मतलब निजी नेटवर्क को सुरक्षित रूप से रिमोट पहुंच प्रदान कराना है इसका काम वीपीएन का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। यहाँ पे देखिए वीपीएन जो काम करता है वो कैसे आपके डाटा को प्रोटेक्ट करता है। वीपीएन के बारे में आप लोग सुने होंगे कहीं ना कहीं से, जैसे कि आप हो गए यूजर और हो गया बाकी ये पब्लिक नेटवर्क हो गया, जैसे इंटरनेट हो गया। तो इन दोनों के बीच में जैसे कि हैकर्स हो गए या फिर फायरवॉल्स हो गए या फिर गवर्नमेंट हो गई, ये आपको डाटा को जो है डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये वीपीएन यूज किया जाता है। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जिससे कि कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर पाता है, और आपका आईपी एड्रेस जो है आप जिस लोकेशन पर रहिएगा उस लोकेशन को चेंज करके भी आप दिखा सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, अभी बहुत सारे जो वेबसाइट है वो इंडिया में ब्लॉक है, लेकिन लोग वीपीएन को यूज करके उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। कैसे करते हैं, बिकॉज वो वेबसाइट जियोग्राफिकली ब्लॉक होता है, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन में ब्लॉक होता है, या मान लीजिए इंडिया में ब्लॉक है, तो वो जो वीपीएन है आपको एक बाहर का अदर कंट्री का सर्वर प्रोवाइड कराता है, और वो वेबसाइट वहाँ से जो है उस सर्वर के थ्रू होकर आपको डाटा जो है सेंड करता है। तो ये वीपीएन का काम है। वीपीएन के यूज से आप जो है अपना जो किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो ऐड ब्लॉक कर सकते हैं, हैकर से बच सकते हैं, कोई जो संस्था है आपको आसानी से ट्रैक नहीं कर सकती है, और आप अपना आईपी एड्रेस जो है स्पेसिफिक लोकेशन पे दिखा सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का काम। और ये बताया गया है कि किसी अनसिक्योर वेबसाइट पे अगर आपको विजिट कर रहे हैं, सिक्योर तरीका आपको चाहिए तो वीपीएन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 11 की, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा संचार नेटवर्क को लक्षित करने वाला सामान्य प्रकार का साइबर हमला नहीं है। मतलब डाटा संचार को टारगेट करने वाला नॉर्मल प्रकार का साइबर अटैक नहीं है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिस्क इंक्रिप्शन। बात किया जाए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी डीडीओस की, ये एक प्रकार का जो है साइबर अटैक है। फिशिंग भी साइबर अटैक में आता है, और एसक्यूएल जो इंजेक्शन है ये भी साइबर अटैक्स में आता है। लेकिन जो डिस्क इंक्रिप्शन होता है ये आपको डाटा को जनरली ये सिक्योर करने का काम करता है, ये सुरक्षित करने का काम करता है। वो जो डाटा रेस्ट में होता है, जो आपके एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव में या आपके मेमोरी में जो पड़ा हुआ डाटा है उसको सिक्योर करने का काम आता है, ना कि ये एक प्रकार का साइबर अटैक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इन सभी का एक्सप्लेनेशन हमने आपको प्रोवाइड करा रखा है। जैसे कि देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, तो ये एक ऐसा हमला है जिसमें कई सारे कंप्यूटर एक साथ मिलकर किसी सर्वर या नेटवर्क पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं कि असली ट्रैफिक उस सर्वर या नेटवर्क तक नहीं पहुंचता है। यह डाटा संचार नेटवर्क को टारगेट करने वाला एक बहुत ही आम साइबर हमला है। फिशिंग की बात किया जाए तो यह एक जालसाजी का तरीका है जिसमें हमलावर आपको किसी भरोसेमंद संस्था जैसे कि कोई बैंक या कोई कंपनी का बनकर ईमेल या मैसेज भेजता है, और इस मैसेज में आपको किसी लिंक को क्लिक करने या किसी फॉर्म में अपनी जानकारी भरने के लिए कहा जाता है। असल में ये लिंक या फॉर्म जालसाजी होते हैं, और इनकी मदद से हमलावर आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेते हैं, और इन सभी डाटा का संचार नेटवर्क को सीधे तौर पर टारगेट नहीं करता है, बल्कि डाटा चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी फिशिंग जो है डायरेक्ट साइबर अटैक नहीं है, ये आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो चुरा लेता है, जो भी सामने वाला वो हैकर वगैरह होते हैं, और वो बाद में उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपका बैंक से रिलेटेड कोई धोखाधड़ी कर सकते हैं या फिर आपके डाटा का मिसयूज कर सकते हैं। तो ये हुआ फिशिंग। बात किया जाए एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, यह हमला खास तौर पर वेबसाइटों और वेब एप्लीकेशन को लक्षित करता है यानी टारगेट करता है, और इसमें हमलावर वेबसाइट के डाटाबेस तक पहुंचने के लिए दुर्भावनापूर्ण कोड का इस्तेमाल करता है, और इस तरह से यह वेबसाइट से संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है या उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है एसक्यूएल का फुल फॉर्म। और एक होता है डिस्क इंक्रिप्शन, ये आपको कोई भी साइबर अटैक नहीं है, ये हमने आपको बताया कि किसी डाटा को आपको सुरक्षित रखने का एक तरीका होता है डिस्क इंक्रिप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए कि कौन सा डाटा सुरक्षा का मौलिक सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत व्यक्तियों को कुछ निश्चित जानकारी का उपयोग करने की अनुमति देता है यानी परमिशन मिलता है।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिस्ट प्रिविलेज हो जाएगा। लिस्ट प्रिविलेज मतलब होता है कि आपको इसका मतलब होता है न्यूनतम विशेषाधिकार, और इसमें ये होता है कि आपको जितने चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है उतने तक का पहुंच जो है उपलब्ध कराया जाता है, ताकि आप एक्स्ट्रा चीज़ें वहां से ना चुरा सके। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी उपयोगकर्ता को यानी यूजर को केवल उसी डाटा और सिस्टम तक पहुँच दी जाए जो उसको अपना काम करने के लिए आवश्यक है। इससे यह कम हो जाता है कि कोई अनऑफिशियल व्यक्ति यानी अनाधिकृत व्यक्ति गलती से यह जानबूझकर संवेदनशील जानकारी तक पहुंच पाए, यानी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक आपका पहुंच को कम करने के लिए जो है लिस्ट प्रिविलेज यानी न्यूनतम विशेषाधिकार ऑप्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें से कौन उपकरण मुख्य रूप से चुंबकीय पट्टी कार्ड पर संग्रहित डाटा को पढ़ने के लिए प्रयुक्त होता है? यानी मैग्नेटिक स्ट्राइप जो कार्ड होते हैं, जैसे एटीएम कार्ड वगैरह या क्रेडिट कार्ड वगैरह में ये लगे होते हैं स्ट्राइप, उनको रीड करने का काम कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक कार्ड रीडर। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ये एटीएम मशीन में या फिर जो स्वाइप करने वाली मशीन होती है या फिर पीओएस जो मशीन होती है उनमें ये यूज किया जाता है। और ये जो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक कलर का एक पट्टी लगा हुआ है, इसमें जो है आपका इंफॉर्मेशन बैंकिंग से रिलेटेड उपलब्ध रहता है और इसको रीड करने का काम करता है मैग्नेटिक कार्ड रीडर। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कैड एप्लीकेशन आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन में सामान्यतः कौन सा इनपुट डिवाइस प्रयुक्त किया जाता है ड्राइंग और ड्राफ्टिंग के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राफिक टैबलेट। ये जो हम चीज़ें लिख रहे हैं ये भी ग्राफिक टैबलेट से ही लिख रहे हैं और उसका यूज ही कैड में किया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में किया जाता है, आपको ड्राइंग बनाने के लिए या फिर ड्राफ्टिंग के लिए। और बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 15 की, कि कौन सा आउटपुट डिवाइस उच्च गुणवत्ता वाले फोटोग्राफिक प्रिंट बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। जो डाई सब्लिमेशन प्रिंटर होते हैं इनका काम है हाई क्वालिटी का फोटो आपको प्रोवाइड कराना, और ये यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखते हैं। और ये जो अच्छे जो स्टूडियोज होते हैं जहाँ पे फ़ोटो खींचने का काम किया जाता है वहाँ पे ये यूज किया जाता है ताकि हाई क्वालिटी का इमेजेस प्रोवाइड कराया जा सके आपको। और यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात की जाए तो कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर का ये हमने एग्जांपल दे रखा है, इंकजेट प्रिंटर है, इसमें ये 3 कलर होता है और इंक के थ्रू ये जो है मैटर प्रिंट करता है। और ये एक लेजर प्रिंटर होता है, इसमें टोनर भरा होता है पाउडर के फॉर्म में और इसके थ्रू जो है इसको प्रिंट करता है। और इन सभी में जो सबसे सस्ता जो प्रिंटर होते हैं वो लेजर प्रिंटर होते हैं, पर पेज कॉस्ट जो है कम पड़ता है इस पे। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 16 की, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नेविगेशन और सिलेक्शन के लिए रोलिंग बॉल और बटनों का उपयोग करता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ट्रैक बॉल हो जाएगा। यहाँ पे ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है जो माउस के समान ही कार्य करता है। इसमें एक गेंद होती है जिसे आप अपने अंगूठे, तर्जनी या हथेली से घुमाते हैं। गेंद के नीचे सेंसर होते हैं जो गति का पता लगाते हैं और कर्सर को स्क्रीन पर उसी तरह से हिलाते हैं जैसे माउस कार्य करता है। ट्रैक बॉल में आमतौर पर बटन होते हैं जो माउस बटन के समान ही कार्य करते हैं, जिससे आप क्लिक करने, डबल क्लिक करने और राइट क्लिक करने के काम आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसका फोटोज है ट्रैक बॉल का, देख सकते हैं 2 टाइप का ट्रैक बॉल है यहाँ पे एग्जांपल के लिए। यहाँ पे देखिए माउस जैसा बटन है ये दोनों, और ये एक बॉल है, इसी के नाम पे ये ट्रैक बॉल का काम किया जाता है, इसको रोटेट करने का काम करता है ये। और ये यहाँ पे देखिए ऊपर में 2 माउस जैसा बटन है और ये बॉल है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 17 की, कौन सा आउटपुट डिवाइस डिजिटल मॉडल से 3D भौतिक प्रोटोटाइप बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होता है? ये जो क्वेश्चन है 3D प्रिंटेड से रिलेटेड है। आप लोग सुने होंगे कि आजकल 3D प्रिंटर से घर जो है बनाया जाता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये 3D प्रिंटर इसका आंसर हो जाएगा। एक 3D प्रिंटर का फोटो हमने यहाँ पे लगा रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ PVC से रिलेटेड ये कुछ मटेरियल होता है और इसको लपेटा गया होता है, और कुछ ये तो छोटा मोटा डिजाइन बनाने के वाला में प्रयुक्त होने वाला ये है। तो ये आप इसको कमांड प्रोवाइड करा दीजिएगा कंप्यूटर के थ्रू, तो वैसा ही सेम जो है फिजिकली वस्तु यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाकर ये आपको दे देगा।
बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 18 की, इंटरनेट के संदर्भ में URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म होता है। इसका शब्दकोश का क्या अर्थ है? रियल में इसका जो है फुल फॉर्म ही पूछ रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ये वन डे एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है URL का फुल फॉर्म, इसलिए हमने ये क्वेश्चन चूज किया था। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका आंसर होगा। और जो कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उसका आप देख सकते हैं। API का स्टैंड्स फॉर यानी फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये जो वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है 2023 में। और ये SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। UI या फिर US का मतलब होता है यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस। RAM का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी या ROM का रीड ओनली मेमोरी। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। GPU का ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। LAN का लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का वाइड एरिया नेटवर्क। VPN का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। DNS का डोमेन नेम सिस्टम। ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और HTTPS का जो एक प्रकार का सिक्योरिटी फीचर है, इसमें S का मतलब होता है हाई, अब इसका फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको पढ़ाया है कि HTTP क्या होता है और HTTPS क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष स्तरीय डोमेन यानी TLD ईमेल पते में सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कौन सा इसमें टॉप लेवल डोमेन में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे जो .com है कॉमर्शियली यूज के लिए यूज किया जाता है। डोमेन जैसे आप समझते हैं, जैसे .in हो गए, किसी वेबसाइट में .in देखिएगा, .com देखिएगा, .gov.in देखिएगा, ये सभी कहलाते हैं डोमेन। ये .com कॉमर्शियल यूज के लिए, .net भी यूज किया जाता है कंपनीज द्वारा, और ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है .org यूज करते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा .exe होगा। आप डोमेन में .exe बहुत कम ही देखिएगा, इसलिए इसे टॉप डोमेन लेवल में कैटेगरी में नहीं रखा गया है। वैसे आप डोमेन बाई कीजिएगा तो .exe भी ले सकते हैं, बट ये टॉप लेवल डोमेन में नहीं आता है। ये तीनों जो है टॉप डोमेन लेवल की कैटेगरी में आता है, .com, .net और .org। यहाँ पे चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर जो है .net यूज करते हैं, .com कमर्शियल एंटिटीज करती हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन का तो 2-3 ये डोमेन है, जैसे कि अमेरिका में .com चलता है, इंडिया में .in चलता है अमेजन का। और ORG जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो यूज करती है। और जो .exe है ये कोई टॉप लेवल का डोमेन नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का फाइल एक्सटेंशन है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूटिव फाइल को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये रहा आपको नहीं, अभी एक और क्वेश्चन बाकी है इसमें। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी संचय प्रौद्योगिकियों में सर्वोत्तम संचय घनत्व प्रदान करती है, मतलब कि हाईएस्ट स्टोरेज डेंसिटी कौन सा इसमें जो डिस्क है या फिर स्टोरेज डिवाइस जो वो प्रदान करती है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप होगा। यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है मैग्नेटिक टेप। और यहाँ पे मैग्नेटिक टेप का प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी होता है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होता है, इनमें कॉस्ट कम लगता है, लेकिन इसका एक्सेस स्लो होता है, स्लो चलता है, आपको डाटा का रीड और राइट स्लो होता है। और जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता, इसमें थोड़ा ज़्यादा होती है, जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं धूल कण के माध्यम से। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक टेप है, जो कैसेट आप बोलते हैं। इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्टोरेज डेंसिटी होता है, हाई होता है। कम खर्च में आप ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, इसके कहने का मतलब ये है। तो ये रहा आपको टोटल 20 क्वेश्चन का सेट। और आपको वीडियोस पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि हम लॉन्ग टर्म में इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू सो मच।